आप सोचिए, आज सुबह आपने क्या किया? नहीं, मैं मॉर्निंग रूटीन नहीं पूछ रहा। आपने अपना फोन उठाया और क्या देखा? किसी ने आपके पोस्ट पे लाइक नहीं किया, किसी ने आपको टैग किया और आपको अच्छा नहीं लगा। ऑफिस में किसी ने आपकी तारीफ कर दी या फिर किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी। हमारा पूरा दिन, हमारा मूड, कभी कभी तो हमारी खुशी भी इन्हीं छोटी छोटी नोटिफिकेशंस पे निर्भर होकर रह गई है। एक लाइक आए तो खुश, कोई नेगेटिव कमेंट आए तो पूरा दिन बिगड़ जाए। ये क्यों हो रहा है? क्यों हम इतनी आसानी से दूसरों की बातों का गुलाम बन गए हैं? और क्या है इसका इलाज? सच पूछो तो ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में बस इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। पर उसका जवाब हमें 2500 साल पुरानी एक सीख में मिलेगा। दोस्तों, मेरा नाम प्रभत है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिसर्च की इंट्रोडक्शन जो डायरेक्टली आपके और मेरे दिमाग की इस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। ये शुरुआत है द ड्रामा ऑफ जजमेंट को समझने की। सुना है आपने ये नाम, द ड्रामा ऑफ जजमेंट? सोचिए ना, एक स्टेज है, उस पे दो कैरेक्टर्स हैं, एक प्रेज यानी तारीफ और दूसरा ब्लेम यानी बुराई। अब हम ऑडियंस नहीं हैं, हम उस स्टेज के पीछे वाले एक्टर हैं जो कॉन्स्टेंटली इन दोनों कैरेक्टर्स को देख रहा है। तारीफ आई तो हम खुश होकर डांस करने लगते हैं, बुराई आई तो हम घबराकर स्टेज से भाग जाने को तैयार हो जाते हैं। पूरा जीवन एक नाटक बनकर रह गया है। और बुद्धा की टीचिंग्स कहती हैं, बेटा, ये स्टेज है ही नहीं, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। तुम तो उस लाइट की तरह हो जो पूरे शो को देख रही है, लाइट की तरह जो शो का हिस्सा नहीं होती। ये इल्यूजन है, मोह माया है। और हम इसी रिसर्च में जानेंगे कि कैसे हम इस ड्रामा से बाहर आकर एक साक्षात्कारता बन सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हम इस रिसर्च में इन्हीं चीजों को छुएंगे। कैसे बुद्धा खुद जीते थे, उन्होंने किसी की तारीफ सुनी होगी, किसी ने गाली भी दी होगी, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। उनकी लाइफ के किस्से और उनके डिस्कोर्सेस, जैसे कि फेमस अकोसा सूता, जहां उनको गाली दी जाती है और वो जवाब देते हैं, या फिर धम्मापदा के वर्सेस हमें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। हम एक बहुत पुरानी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, एक बाप, एक बेटा और एक गधे की कहानी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक सिंपल से पैराबल आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सीख कैसी दे सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखेंगे कि ये आइडिया सिर्फ बुद्धिज्म तक सीमित नहीं था। स्टोइसिज्म जैसी फिलॉसफीज में भी ये है, सूफिज्म में भी मिलता है। मतलब, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हर योग्य इंसान तक पहुंची है? और आज के कॉन्टेक्स्ट में, ऑफिस के अप्रेजल में आपको प्रमोशन नहीं मिला यानी ब्लेम, तो कैसे ना घबराएं। सोशल मीडिया पर आपको कैंसिल किया जा रहा है तो कैसे हैंडल करें। घर पर रिश्तेदार आपकी लाइफ के डिसीजंस पर कमेंट कर रहे हैं तो उनसे इमोशनली अलग कैसे रहें। तो आखिर क्यों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको और मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए? सोचिए, आज लाइक और शेयर ही हमारा मॉडर्न प्रेज है और कैंसिल और ट्रोल हमारा मॉडर्न ब्लेम। हम इमोशनली रिएक्ट करने के आदी हो गए हैं। हर नोटिफिकेशन आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब कर देती है, इससे एंग्जाइटी होती है, सेल्फ वर्थ कम होती है। लेकिन अगर हम सीख जाएं कि इन 8 वर्ल्डली कंसर्न्स यानी गेन लॉस, प्लेजर पेन, फेम डिसग्रेस एंड प्रेज ब्लेम, इन सबसे अलग रहना है, तो क्या होगा? आप वापस अपनी लाइफ के ड्राइवर की सीट पर बैठ जाएंगे। आपकी खुशी दूसरों के हाथ में नहीं होगी, आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी, आप ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बना पाएंगे, क्योंकि आप डर कर नहीं, प्यार कर कर लोगों से जुड़ेंगे। ये रिसर्च सिर्फ थ्योरीज नहीं देगी, ये आपको प्रैक्टिकल टूल्स देगी, ऐसे टूल्स जो आपको इमोशनली रिएक्टिव होने से रोकेंगे और आपको इमोशनली रेजिलिएंट बना देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिसर्च की एक छोटी सी झलक, लेकिन असली सफर अभी बाकी है। आगे हम एक और गहरी यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी समय के पार, बुद्धा के जमाने में, जहां हम देखेंगे कैसे उन्होंने अपने जीवन के असली अनुभवों से दुनिया को एक अजीब सी शक्ति दी, एक ऐसी शक्ति जिसमें अपमान भी एक उपहार बन जाता है। सोचिए जरा, कोई आपको कुछ कहकर चला जाए और आप शांति से कह दें, मैंने तुम्हारा उपहार स्वीकार ही नहीं किया, तो वो वापस तुम्हारे पास ही रहा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। और यही विजडम दोस्तों सिर्फ उस जमाने तक सीमित नहीं रही, वो आज भी साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के लिए एक रोशनी बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, हम आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल किट देने वाले हैं जिससे आप अभी इसी पल अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। लेकिन इस सफर को समझने के लिए एक सवाल आपके अंदर उठना जरूरी है।
सोचिए, आज किसी की बात आपके दिमाग में बिना किराए के जगह बनाकर बैठी है। यही सोच बनेगी आपके अगले कदम की चाबी, और यही चाबी खोल देगी द ड्रामा ऑफ जजमेंट का असली पर्दा। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चाहे जितना अच्छा काम कर लो, कोई ना कोई आके आपकी बुराई ही करेगा? आप ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करते हैं तो कहते हैं चाटुगिरी कर रहा है, नहीं करते तो कहते हैं कामचोर है। आप सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली की खुशी की फोटो डालते हैं, लोग कहते हैं दिखावा है। आखिर ये हमेशा से चलता आ रहा है। हाँ, और आज के इस चैप्टर 1 में हम वही देखेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था। हम टाइम ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि भगवान बुद्ध के साथ भी ये हुआ था। उनको भी गाली दी गई थी और उन्होंने जवाब में क्या कहा था। पहले हम थोड़ा इस ड्रामा ऑफ जजमेंट के स्टेज को समझते हैं। सोचिए, ये एक बड़ा सा नाटक का स्टेज है। इस स्टेज पर 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, तारीफ यानी प्रेज और बुराई यानी ब्लेम, और इनका काम है आपका मूड कंट्रोल करना। इनके पीछे एक और कैरेक्टर है जो है असली विलेन। उसका नाम है द दुनिया, यानी वो समाज, वो लोग, वो सोसाइटी जिनके रूल्स कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं। आज कुछ अच्छा है, कल वही बुरा हो जाता है। ये दुनिया एंटरटेनमेंट सीकिंग है, गॉसिप ड्रिवन है, और बुद्ध ने इसे समझा है 8 दुनिया दर यानी 8 वर्ल्डली विंड्स के थ्रू। मिलना खोना, खुशी दुख, इज्जत अपमान, तारीफ बुराई, इन्हीं से जितना दूर रहोगे उतना ही सुकून मिलेगा। लेकिन कैसे कोई इन विंड से दूर रह सकता है? इसके लिए हमें 2 बहुत पावरफुल स्टोरी समझनी होंगी। एक था अतुला। वो अपने 500 फॉलोअर्स के साथ सीखने बुद्ध के पास आया। पहले गए एक बौद्ध भिक्षु रेवता के पास। वो चुप बैठे थे। अतुला ने सोचा, ये क्या, कुछ बोलता ही नहीं। फिर गए सारीपुता के पास, जो बहुत डिटेल में समझा रहे थे। अतुला बोला, इतना लंबा लेक्चर बोर कर दिया। आखिर में गए आनंदा के पास, जिन्होंने शॉर्ट में समझाया। अतुला फिर भी नाराज, इतना शॉर्ट, कुछ समझा नहीं। वो पूरा ग्रुप बुद्ध के पास पहुंचा शिकायत लेकर। और बुद्ध ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, अतुला, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती आई है, आज भी होती है और आगे भी होती रहेगी। लोग चुप रहने वाले की बुराई करते हैं, ज्यादा बोलने वाले की बुराई करते हैं और कम बोलने वाले की भी बुराई करते हैं। ऐसी परफेक्ट इंसान नहीं है जिसे कभी बुरा नहीं कहा गया है। फिर बुद्ध ने कहा एक जबरदस्त लाइन, अगर कोई वाइज इंसान किसी गुणी, ज्ञान, वर्च्यू से भरपूर इंसान की रोज तारीफ करे तो उस आदमी की बुराई करने वाला कौन है? वो तो एक शुद्ध सोने के सिक्के के जैसे है। और क्या हुआ? ये सुनते ही अतुला और उसके 500 फॉलोअर्स को एकदम अंदर तक झटका लगा। उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें पहली स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट यानी सोतपत्ति प्राप्त हो गई। सोचिए, इतनी पावरफुल थी ये बात। अब यही बात एक और फेमस कहानी से समझिए जिसे बुद्धिज्म ने अडॉप्ट किया है। एक बाप, एक बेटा और एक गधा मार्केट जा रहे हैं। दोनों चल रहे हैं, गधा खाली है। लोग बोलते हैं, अरे बेवकूफ हो क्या, गधे पर बैठो ना। बेटा बैठ गया। लोग बोलते हैं, अरे बदतमीज बेटा, बूढ़ो पापा को चला रहे हैं। अब बाप बैठ गया। लोग बोलते हैं, अरे जालिम बाप, छोटे बच्चे को परेशान कर रहा है। दोनों बैठ गए। लोग चिल्लाते हैं, हत्या करोगे क्या बेचारे जानवर की। दोनों ने गधे को उठा लिया। लोग हंसते हैं, देखा ये पागल। गधा डर के मारे नदी में कूद गया और भाग गया। क्या मॉरल है? अगर आप सबको खुश करने निकलोगे तो आप खुद ही खुश नहीं रह पाओगे, आपका अपना नुकसान हो जाएगा। यही है ड्रामा ऑफ जजमेंट का सत्य। आप कितना भी एडजस्ट कर लो, दी ऑडियंस कभी खुश नहीं होगी। अब सोचिए, अगर आपको कोई गाली दे तो आप क्या करते हैं? जवाब देते हैं ना। आइए देखते हैं बुद्ध ने क्या किया। एक ब्राह्मण अकोसा बुद्ध को भयानक गालियां दे रहा था। बुद्ध बिल्कुल शांत थे। जब ब्राह्मण थक गया तो बुद्ध ने पूछा, बेटा, अगर तुम किसी मेहमान को खाना खिलाओ और वो खाना ना ले तो वो खाना किसका हुआ? ब्राह्मण बोला, तो मेरा ही ना। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। वैसे ही मैंने तुम्हारी दी हुई गालियां एक्सेप्ट नहीं की हैं, तो ये गालियां अब तुम्हारे पास ही वापस जा रही हैं। मैं उन्हें अपने ऊपर नहीं लेने वाला। ये है
अकोसा सुता। और क्या हुआ? ब्राह्मण इतना इंप्रेस हुआ कि वो बुद्ध का फॉलोअर बन गया और आगे जाके एक एनलाइटेंड बीइंग यानी अरहत बना। यही है असली पावर, नॉन रिएक्टिविटी। आप मुझे गाली दो, मैं वो गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो गिफ्ट आपके पास ही रह जाती है। तो दोस्तों, अब हम इस ड्रामा के कैरेक्टर्स को पहचान लेते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में इनको आइडेंटिफाई कर सकें। आपके अंदर की वो आवाज जो शांत है, जो विटनेस है, जो कहती है चलो देखते हैं, रिएक्ट नहीं करते। ये आपके अंदर के डाउट्स और फियर्स हैं, जैसे अतुला के फॉलोअर्स थे। ये सीखने को तैयार हैं पर इजीली हर्ट हो जाते हैं। ये है वो बाहर की दुनिया, फेसलेस, हार्श, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स रूल्स। सोशल मीडिया, ऑफिस गॉसिप, पड़ोसी सब आ जाते हैं इसमें। और ये है आपका वो रूप जो कॉन्स्टेंटली दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करता है, जैसे गधे वाली कहानी का फादर सन। इसे रिकॉग्नाइज करना है। इन कैरेक्टर्स को पहचानकर आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज मैं द गाइड बनकर रहूंगा, द विलेजर नहीं। तो इस सफर ने हमें एक बड़ी गहरी बात समझाई। आलोचना हमेशा थी, हमेशा रहेगी, और उसे एक्सेप्ट करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। सबको खुश करने की कोशिश एक भूल है जो हमेशा हमें हार की तरफ ले जाती है। और याद रखो, गाली हो या तारीफ, वो आपको तब तक छू भी नहीं सकती जब तक आप उसे अपने अंदर घुसने की इजाजत न दो। लेकिन अभी तक ये सब एक थ्योरी जैसी लगती है ना? सवाल ये है, क्या साइंस भी इसे मानता है? क्या मॉडर्न साइकोलॉजी भी ये कहती है कि माइंडफुलनेस और इक्वानिमिटी आपके दिमाग की केमिस्ट्री को बदल सकती है? सोचिए, क्या बुद्ध की टीचिंग्स आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को भी बदल सकती हैं? इसका जवाब हमें आगे के सफर में मिलेगा। तब तक के लिए बस इतना सोचिए, आज आपने किसी का गिफ्ट, चाहे गाली हो या तारीफ, सच में एक्सेप्ट किया था, और क्यों? दोस्तों, एक सवाल, क्या आपको कभी लगता है कि आप जो महसूस करते हैं, जो आपकी स्ट्रगल्स हैं, वो सिर्फ आपके साथ ही होती हैं? आपको लगता है कि आज के टाइम की ये प्रॉब्लम है, लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया ने ही हमें इतना सेंसिटिव बना दिया है? और अगर मैं कहूं कि जो फीलिंग तुम महसूस कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, ये इंसानियत की कहानी है। ये नई बात नहीं। एक जमाने में भारत का एक राजा भी इसी दर्द से गुजरा। ग्रीस के फिलोसोफर्स ने इस सोच को कलम से समझाया। पर्शिया के पोएट्स ने इसको गीतों में रख दिया। आज हम उसी पूरी दुनिया की सदाओं को सुनेंगे, एक ऐसी यात्रा जिसमें हम वक्त के पार जाकर देखेंगे कि कैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग जमानों में वही सच माना जो हम आज महसूस करते हैं। और जब ये कहानियां एक साथ मिलेंगी, तभी हमें समझ आएगा कि ये स्ट्रगल हमसे परे और फिर भी हमारे ही अंदर जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम 2500 साल पीछे चलते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में एक यंग प्रिंस है, सिद्धार्था गौतमा। उसके पास सब कुछ है, दौलत, पावर, फैमिली। पर एक दिन वो अपने महल से बाहर निकलता है और दुनिया की सच्चाई देखता है। बुढ़ापा, बीमारी, मौत। उसके मन में एक सवाल उठता है कि ये दुख कैसे खत्म हो सकता है। वो अपना सब कुछ छोड़कर एक भिक्षु बन जाता है। वो इतना टफ तपस्या करता है कि खाना भी नहीं खाता, शरीर को इतना देता है कि हड्डियां दिखने लगती हैं, पर उसे जवाब नहीं मिलता। फिर एक दिन उसे एहसास होता है, न एक्सट्रीम लग्जरी में जवाब है, न एक्सट्रीम तपस्या में। जवाब है द मिडिल वे में, न ज्यादा न कम, बिल्कुल ठीक बीच का रास्ता। और उसी रास्ते पर चलते हुए उसी बोधि ट्री के नीचे उसे जो ज्ञान मिला वो था, दुनिया के हवाएं यानी प्रेज एंड ब्लेम आती जाती रहेंगी, तुम उनमें बहना मत, अपने अंदर के सुकून को पहचानो। और वो प्रिंस बुद्धा बन गया। अब हम टाइम मशीन को थोड़ा आगे लेते हैं, अराउंड 300 BC ग्रीस में। यहां एक और फिलॉसफी पैदा हो रही थी, स्टोइसिज्म। इसके फाउंडर थे जीनो। इन ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी वही बात कही जो बुद्धा कर रहे थे। मार्कस ऑरेलियस, रोम का एक महान सम्राट, अपनी डायरी में लिखता है, तुम्हारे पास अपने माइंड पर पावर है, ना कि बाहर होने वाले इवेंट्स पर। सोचिए, एक तो इंडिया का सेज, दूसरा रोम का एम्परर। दोनों अलग अलग जगह, अलग कल्चर, पर दोनों कह रहे हैं एक ही बात, तुम्हारी ताकत वो नहीं है जो तुम्हारे साथ होता है, बल्कि वो है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो।
फर्क सिर्फ इतना था, स्टोइक्स रीजन और ड्यूटी पर ज्यादा फोकस करते थे, जबकि बुद्धा मेडिटेशन और कर्मा पर मंजिल एक ही थी, अंदर की शांति। अब हम और आगे चलते हैं, 13th सेंचुरी पर्शिया। यहां एक और महान सेंट हुए, जलालुद्दीन रूमी। उन्होंने अपनी पोएट्री के थ्रू वही बात कहनी शुरू की, तुम इस दुनिया से इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, जबकि तुम्हारे अंदर तो सोने की कान पड़ी है। मतलब क्या? रूमी कह रहे हैं कि तुम लोग बाहर की दुनिया, लोगों की तारीफ या बुराई में इतना खो गए हो कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारे अंदर तो अनंत खजाना है, अनंत पीस है, उसे ढूंढो। अंदर की आवाज सुनो, बाहर की आवाजों को नहीं। क्या ये वही बात नहीं है? ग्रीस, इंडिया, पर्शिया, सबकी आवाज एक ही सुर में है। द जर्नी मैप, हाउ दिस विजडम ट्रैवल्ड। अब सवाल ये उठता है कि ये आइडिया इंडिया से निकलकर पूरे वर्ल्ड में कैसे फैला? जवाब है सिल्क रूट। यही वो पुराना ट्रेड रूट था जहां से आइडियाज भी बुए और बिचते थे। बुद्धा की टीचिंग्स स्लोली चाइना पहुंची, वहां से जापान, जहां ज़ेन बुद्धिज्म ने इसे और रिफाइन किया। उन्होंने कहा कि माइंडफुलनेस को अपनाओ, हर पल में जियो, जजमेंट से मत घबराओ। देखिए इस टाइमलाइन को देखिए, 500 BC बुद्धा, मिडिल वे, 300 BC स्टोइक्स, कंट्रोल योर माइंड, 1200 CE रूमी, गोल्ड इज विद इन यू, 1900 CE वेस्ट, साइकोलॉजी, माइंडफुलनेस थेरेपीज। आज का टाइम हम माइंडफुल स्क्रोलिंग। मतलब आज जब हम मेडिटेशन ऐप यूज करते हैं, थेरेपी में माइंडफुलनेस सीखते हैं, तो हम एक्चुअली 2500 साल पुरानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ को ही फॉलो कर रहे हैं। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में इस हिस्ट्री का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अकेला फील ना करें। आप जो फील कर रहे हैं वो किंग्स ने किया, एम्परर्स ने किया, पोएट्स ने किया। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। पर इसका सबसे बड़ा मतलब ये है, अगर इतने अलग अलग कल्चर्स इतने सालों तक ये आइडिया सरवाइव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आइडिया काम करता है। ये कोई थ्योरेटिकल नॉनसेंस नहीं है, ये एक टेस्टेड, प्रूवन, टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है अंदर सुकून पाने का। आज जब कोई आपको ट्रोल करे तो सोचना, मार्कस ऑरेलियस भी ये कह रहा है, रूमी भी ये कह रहा है, बुद्धा भी ये कह रहा है कि मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपके पास पूरे हिस्ट्री का वेट आपके साइड है। तो अब तक हमने देखा कि ये सीख भारत से निकलकर ग्रीस, पर्शिया, जापान के रास्तों से गुजरकर आज हमारे फोन की स्क्रीन तक पहुंच चुकी है। पर अब एक और सवाल उभर कर आता है, क्या ये सिर्फ दर्शन है या फिर इसका हमारे दिमाग पर एक असली शारीरिक असर भी होता है? क्या मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इतनी गहरी हो सकती हैं कि ये आपके ब्रेन के सेल्स को, आपके न्यूरल पाथवेज को सच में बदल दे? और अगर हाँ, तो कैसे? इसी राज को समझने के लिए हमें अब अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाना होगा, मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की रोशनी में। तब तक एक बार अपने अंदर झांक कर सोचिए कि आपका दिमाग अभी किस फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है। सुबह उठो, पहला थॉट, कल उसने ऐसा क्यों कहा था? ऑफिस जाओ, बॉस का एक्सप्रेशन देखते ही दिल में सवाल, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? घर आओ, पेरेंट्स या रिश्तेदार कह देते हैं, देखो पड़ोसी का बेटा कितना आगे बढ़ रहा है, तुम क्यों नहीं? रात को सोने जाओ और वही थॉट्स, वही चक्कर दोबारा शुरू। यही है हमारी मॉडर्न बैटलफील्ड और हम रोज इसी जंग में फंसे रहते हैं। लेकिन आज, अब बात बदलती है। आज कोई थियरी नहीं, आज एक टूल किट, एक ऐसा सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जिससे आप एक्चुअली अपने दिन भर के इन अटैक्स को संभाल सकते हो, जहां आप रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना सीखोगे और उसी मोमेंट से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। पहले हम थोड़ा समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोगों की बातों से इतना अफेक्ट होते हैं। जवाब हमारे एवोल्यूशन में छुपा है। हजारों साल पहले अगर ट्राइब ने आपको निकाल दिया तो आपका मतलब था सर्टेन डेथ। शेर या भूख आपका खाना बन जाती थी। इसलिए रिजेक्शन का डर हमारे डीएनए में बना हुआ है। आज भी जब कोई आपकी क्रिटिसिज्म करता है, आपका दिमाग वही पुराना अलार्म बजाता है, डेंजर डेंजर। ये है रिजेक्शन सेंसिटिविटी। और अगर आपका चाइल्डहुड में कोई निग्लेक्ट या बुलिंग हुआ है तो ये अलार्म और तेज हो जाता है। बुद्धिज्म इसे कहती है अटैचमेंट।
हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपनी इमेज से अटैच हो जाते हैं। मैं अच्छा आदमी हूं। अगर कोई कह दे तुम बुरा हो, तो हमारा दिमाग डिफेंड करने लगता है, सफर करता है। यह है दुखा। पर गुड न्यूज ये है, आप अलार्म बंद कर सकते हैं। चलिए अब थोड़े रियल लाइफ केसेस देखते हैं। आपको अप्रेजल में अच्छा नहीं मिला, बॉस ने कुछ पॉइंट्स बताए। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, गुस्सा करो, डिफेंसिवली रिएक्ट करो, सोचो बॉस बेकार है। रिजल्ट, बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन। इक्वानिमिटी, बॉस का फीडबैक एक गिफ्ट की तरह देखो, खोलो, देखो क्या यूजफुल है, क्या आप उससे ले सकते हैं। जो यूजलेस है उसे वापस कर दो मेंटली। बॉस की पर्सनल ओपिनियन को अपने ऊपर ना लगे। रिजल्ट, ग्रोथ, पीस ऑफ माइंड। द सोशल मीडिया तमाशा, आपने एक फोटो डाली, 10 लाइक आए, एक कमेंट आया, फिल्टर ज्यादा हो गया। अलार्म बज गया ना। यहां पे इक्वानिमिटी का मतलब है माइंडफुल स्क्रॉलिंग। अपने आप से पूछो, क्या मैं यहां वैलिडेशन लेने आया हूं? क्या 100 लाइक्स मेरी वैल्यू बढ़ा देंगे? क्या एक कमेंट मेरी वैल्यू कम कर देगा? लाइक बटन को आपकी सेल्फ वर्थ का रिमोट कंट्रोल मत बनने दो। यही सबसे टफ है। यहां पे इक्वानिमिटी है नॉन रिएक्टिविटी। अंकल जी ने टांग खींच दी, आपका मन कर रहा है जवाब दो, पर बुद्धा का तरीका यह है, स्माइल करो, मेंटली उनका गिफ्ट वापस करो और अपने माइंड को याद दिलाओ कि मेरी वैल्यू अंकल जी की ओपिनियन से डिफाइन नहीं होती। रिजल्ट, घर की शांति, आपकी शांति। अब आइए असली गेम चेंजर पार्ट। ये रहे आपके 5 प्रैक्टिकल टूल्स। जब भी कोई आपको गाली दे या तारीफ दे, तुरंत रिएक्ट मत करो। 1 सेकंड रुको, अपने आप से पूछो 3 सवाल। क्या ये बात सच है? क्या ये काम की बात है? क्या ये नेक इरादे से कही गई है? अगर नहीं, तो सोचो कि ये एक गिफ्ट है जो आप वापस कर रहे हैं। विजुअलाइज करो कि वो शब्द आप तक पहुंचकर वापस चले जा रहे हैं। अपना कंपास बनाओ। छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। अपनी पसंद या नापसंद को कामली एक्सप्रेस करना। लोगों को हाँ मत कहो सिर्फ उनको प्लीज करने के लिए। ऑथेंटिसिटी एक मसल है, उसे एक्सरसाइज दो। अपनी दुनिया बनाओ। उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताओ जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिनसे बात करने के बाद आप अच्छा फील करते हो, कमजोर नहीं। एनर्जी वैम्पायर से दूर रहो। रोज 5 मिनट भी काफी है। बस आंखें बंद करो, सांस पे ध्यान दो। ये आपके दिमाग को ट्रेन करेगा कि वो अलार्म बंद कर सके। एप्स का यूज कर सकते हो, अफर्मेशंस बोल सकते हो, मेरी वैल्यू बाहर से नहीं अंदर से आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी यात्रा। शुरुआत में हमने अपनी प्रॉब्लम को समझा, फिर हमने कहानियों और पुरानी सीखों से रोशनी ली, फिर देखा कि ये ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला, और आखिर में हमने सीखा कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। लेकिन अब एक अंतिम सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ समझना ही काफी है? क्या इंसान कभी पूरे तौर पे इस ड्रामा ऑफ जजमेंट से मुक्त हो सकता है? क्या मोक्ष या एनलाइटनमेंट आज के समय में भी संभव है? इसका जवाब हमें इस यात्रा के अंतिम चरण में मिलेगा। वो अंतिम चरण जो सब कुछ एक धागे में बांधकर आपके सामने रखेगा, और शायद वही अंतिम संदेश होगा जो आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार रहिए, क्योंकि अगला कदम होगा इस पूरे सफर का क्लाइमैक्स, शांति। आप सोच रहे होंगे, फाइनली कंक्लूजन आ गया, समरी पढ़ के वीडियो बंद कर देंगे। लेकिन 1 सेकंड रुकिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई एग्जाम का आंसर नहीं है जो रिवाइज कर रहे हो। ये तो एक सफर है, और आज हम बात करने वाले हैं उस सफर के सबसे खूबसूरत हिस्से की, कि जब आपकी कार फाइनली स्मूथ हाईवे पे आ जाती है। पिछले कुछ दिनों में हमने दुनिया भर के पहाड़ चढ़े थे, गाने खोजे थे, कॉन्सेप्ट समझे थे, लेकिन आज बात है ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज की। वो चेंज जो सिर्फ बुक्स में नहीं, आपके रोज के लाइफ में दिखना शुरू हो जाता है। पिक्चर दिस, आज सुबह आप उठे, फोन उठाया, एक नोटिफिकेशन आई, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको टैग नहीं किया उस पार्टी की फोटो में। क्या फील हुआ? एकदम से पेट में गुब्बारा सा, एक छोटी सी किलक, हाय
मैंने क्या गलत किया, क्यों नहीं किया टैग। ये है वो जजमेंट का ड्रामा, नाटक जो हम अपने दिमाग में रोज करते हैं। किसी को जज करना, खुद को जज करना, सिचुएशंस को जज करना। ये नाटक इतना कॉमन है कि हम सोचते ही नहीं कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। लेकिन सोचिए, अगर ये ड्रामा बंद हो जाए तो क्या बचेगा? ये जो हमारा रिसर्च का सबसे गोल्डन फाइंडिंग है, वो ये नहीं है कि आप कभी अपसेट नहीं होंगे, नहीं, वो ये है कि आप उस अपसेट होने के अंदर भी एक ऐसा पीसफुल स्पॉट ढूंढ सकते हो जो कभी हिलता नहीं। उसको कहते हैं इक्वानिमिटी, समत्व, मेंटल बैलेंस। और ये कोई मैजिकल पावर नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे आप साइकिलिंग सीखते हैं, वैसे ही इसे सीखा जा सकता है। और हमारे पिछले चैप्टर्स ने हमें वो टूल्स दिए हैं। आज हम उनको एक साथ जोड़कर देखेंगे। पहला टूल था अवेयरनेस, अपने थॉट्स को नोटिस करना बिना उनमें फंसे। सोच ये है कि अरे उसने मुझे टैग नहीं किया, लेकिन आप वो थॉट नहीं हो, आप वो हो जो सोच को देख रहा है। बस इतनी सी दूरी, इतनी सी गैप, वही है फ्रीडम का पहला पड़ाव। दूसरा टूल एक्सेप्टेंस। अब थॉट आ गया, अब उसे भगा मत दो, ना ही उसे प्यार से वेलकम करो, बस मान लो कि हाँ आ गया। जैसे आसमान में बादल आते हैं, आप उन्हें कहते तो नहीं हो कि चले जाओ, आप बस देखते हो कि आ गए और एक टाइम पे चले भी जाएंगे। आपका दर्द, आपकी जेलसी, आपका गुस्सा, ये सब आने जाने वाले मेहमान हैं। उन्हें आने दो, लेकिन उनकी पार्टी मत करो, ना ही उनसे लड़ाई करो। अब आप कहेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन बुद्धा के जमाने में इंस्टाग्राम नहीं था, स्टोइक फिलोसोफर्स को अपने बॉस से एनोइंग 2 AM मेल नहीं आते थे। सच है, इसीलिए ये टीचिंग्स इतनी पावरफुल हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल सिचुएशंस की बात नहीं करते, ये अंदर की स्टेट की बात करते हैं। और अंदर की स्टेट, जेलसी, इनसिक्योरिटी, एंगर, जॉय, ये तो इंसान में हमेशा से है। शेक्सपियर के प्लेस देखो, व्यास की महाभारत पढ़ो, वही इमोशंस, वही ड्रामास। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमारे पास एंशिएंट विजडम को इंप्लीमेंट करने के लिए मॉडर्न टूल्स हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस एप्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज, साइंटिफिक रिसर्च जो प्रूव करती है कि मेडिटेशन से ब्रेन स्ट्रक्चर बदलता है। हमने उन पुरानी बातों को ना सिर्फ प्रिजर्व किया है, बल्कि उन्हें आज की दुनिया के लिए टर्बो चार्ज कर दिया है। हम 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी लेके 5th सेंचुरी BC की विजडम को अप्लाई कर रहे हैं। Isn't that amazing? और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो छोटी सी किलक जो पहले पूरे दिन की नेगेटिविटी की शुरुआत हो जाती थी, वो अब आती है और चली जाती है। आप नोटिस करते हो, आहा, देखो वो फीलिंग आ रही है, और फिर आप अपना काम करते रहते हो। ये नहीं कि आप फीलिंग लेस हो जाते हो, आप और भी ज्यादा फील करते हो। कंपैशन बढ़ जाती है, क्योंकि आप समझने लगते हो कि हर किसी का दिमाग ऐसे ही नाटक कर रहा है। आप रेजिलिएंट बन जाते हो। लाइफ की टाइफून्स आती हैं, लेकिन आपका अंदर का सेंटर, वो काम स्पॉट तो रहता है। इसी को कहते हैं लिबरेशन, मुक्ति, ड्रामे से मुक्ति, अपने ही माइंड के प्रिजन से मुक्ति। तो ये चैप्टर खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी स्टोरी वो तो शुरू होने वाली है, क्योंकि अब आपके पास वो ब्लूप्रिंट है जो आपको बताता है कि इससे ज्यादा पीसफुल, इससे ज्यादा कंपैशनेट, इससे ज्यादा रेजिलिएंट कैसे बना जाता है। और अगला स्टेप वो है इस ब्लूप्रिंट को अपने हाथ में लेना, प्रैक्टिस करना। किसी माउंटेन पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर के ड्राइंग रूम में, अपने ऑफिस की चेयर पे, अपनी कार के अंदर, वहीं से शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये कैसे, कौन सी एक्सरसाइजेस करें, कहीं हम कोई इंपॉर्टेंट स्टेप तो नहीं भूल है? ये सब जानने के लिए हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, क्योंकि अब तक तो हमने थ्योरी समझी, अब बारी है प्रैक्टिस की।